हाँ रिकॉर्डिंग होना चाहिए, फीस भी बढ़ जाएगी बेटा फिर, क्योंकि गूगल ड्राइव स्पेस लेता है ना, गूगल ड्राइव भी नहीं है तो टीम्स है। जियो क्लाउड अनलिमिटेड स्टोरेज, अनलिमिटेड नहीं मिलेगा। मेरे को फीस थोड़ी दी तुम लोगों ने, तुमको ऐसा लगता है इंडिविजुअली तुम्हारा पैसा मुझे मिला है? नहीं भाई, नहीं सर, तो सागर में से एक छोटी सी बूंद भी नहीं मिलती मुझे। वो जो पूरा आकाश है जिसमें इतनी क्लासें चलती हैं, उनका जियो जियो कंगाल हो जाएगा अगर ऐसे रिकॉर्डिंग अपलोड करे तो फ्री में। हाँ भाई, बन गई। चलो देखते हैं। पहली चीज, इसको नीचे जाता हुआ ऐसे मानेंगे, अरे समझो है? ये नीचे गया अगर ए से, तो ए के साथ क्या होगा? टेढ़ा जाएगा हम। ए कहाँ जा सकता है? देखो कॉमन सेंस बहुत जरूरी है फिजिक्स पढ़ने के लिए। हाँ, ये ऐसे जाएगा, तो क्या ये भी ऐसे जाएगा? नहीं, ये किसी A1 से जाएगा। क्यों? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट याद है? तो क्या रिलेशन कह सकता हूं इसके, एक्सीलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग कितना है ए, इसके एक्सीलरेशन का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग कितना होगा? A1 cos 37 डिग्री। तो A1 क्या मिल गया? अरे समझ आया। अब वही सब करना है, इस पे नीचे क्या लगेगा? 4mg, इस पे ऊपर लगवा देते हैं T1, इस पे यहाँ लगवा देते हैं T2। कोई दिक्कत? इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? नीचे जा रहा है तो नीचे वाला बड़ा होगा, तो 4mg माइनस T1 इज इक्वल टू 4ma, पहली इक्वेशन। कोई दिक्कत? इसके लिए आगे फोर्स क्या आ रहा है? T cos 37, समझ आया? अरे आगे की तरफ cos कवर करेंगे ना 37, T को इधर लेके आएंगे तो इज इक्वल टू 3m इंटू A1 यानी 5/4 a। अरे समझ आ रहा है? इसके लिए टॉर्क की इक्वेशन, तो T1 राइट साइड वाला बड़ा है ना, तो T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ कोई एंगल वेंगल तो नहीं आएगा, लेकिन देखो हमेशा जो टेंशन होगा ना वो इससे परपेंडिकुलर ही होगा, तो सीधे आप T2 इंटू आर ही लिखोगे उससे, इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अरे समझ आया? और चौथा ए इज इक्वल टू, कोई दिक्कत किसी को? ये कौन सा टी था? T2। नहीं वहां एंगल नहीं लेना ना यार, वो निकालोगे तो फिर दोनों कंपोनेंट का लेना चाहिए। आप ये याद रखो कि कोई भी गोल चीज है कैसे भी जा रही हो वो हमेशा सर्कमफ्रेंस से तो परपेंडिकुलर ही होगी ना, तो वो सीधे हमेशा इंटू डिस्टेंस ही आएगा, इंटू रेडियस ही आएगा। हाँ समझ आ रहा है? तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, 4mg माइनस T1 इज इक्वल टू 4ma। दूसरी इक्वेशन 4/5, तो T2 इज इक्वल टू 75ma/16। अरे बोलो, अब इन्हें ऐड कर दो तो आपको मिलेगा 4mg माइनस T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 75ma/16 प्लस 4ma। ठीक है ना? और दूसरी तो है ही आपके पास, T1 माइनस T2 ma। दोनों को जोड़ोगे आपको मिलेगा 4mg इज इक्वल टू 75ma/16 प्लस 5ma। यहाँ से आ गया 155ma/16। ए की वैल्यू आ गई आपके पास 64/155 जी। अरे बोलो, बस एक बार ए आ गया तो सब आ सकता है इक्वेशन में रख के।
जितना मुश्किल हो सकता है हमने सब करने की कोशिश करी है, इतना टफ तो आता भी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? आखिरी सवाल। इस बार जो हमारे पास हॉलो सिलेंडर है उसका शेप ऐसा है जिसकी अंदर एक रेडियस है r और बाहर की रेडियस है 3r। रस्सी को किस तरह बांधा गया है शायद आपको समझ आ गया होगा। बस आपको बताना है एक्सीलरेशन क्या होगा। कुछ सवाल पूछूंगा मैं, क्या दोनों का अल्फा सेम होगा? एंगुलर एक्सीलरेशन क्या दोनों सेम होगा? नहीं। हाँ, ये एक बॉटल की तरह है। हृदय तुम्हारा मुंह टेबल पे लग जाएगा, तुम थोड़ा हेड डाउन कर लो क्योंकि तुम सो रहे हो। खड़े हो जाओ, मैं बाहर निकलता हूँ क्लास से, मेरे से बदतमीजी मत करना। तुम जाओ यार, बाहर जाओ। तुम सो रहे हो और मेरे बोलने पे तुम कह रहे हो मैं नहीं सो रहा हूँ। हाँ क्या? तुम्हें नींद आ रही है ना यार? मैं थोड़ी कह रहा हूँ तुम पूरी तरह से सो रहे हो और तुम्हें नींद आ रही है। मतलब तुम ऐसी पलक झपकाते हो अजीब इंसान की तरह। नॉर्मल ऐसे करता है आदमी? 3-3 सेकंड के लिए आंखें बंद करता है आदमी? बहस क्यों करते हो तुम यार? क्यों करते हो तुम बहस? तुम सबसे बहस करते हो, तुम क्यों करते हो? तो लगता है वर्थ इट है? तुम अपना पॉइंट सही प्रूव करना चाहते हो? अब तो हर टीचर को तुमसे समस्या क्या है? बोलो। अगर हर आदमी एक ही आदमी को पॉइंट आउट करके बोल रहा है तो हो सकता है उस आदमी को कोई दिक्कत हो ना? नहीं, सब में दिक्कत है, तुम में नहीं है। तुम अटेंटिव थे, तुम बैठे थे, तुम मेरी हर एक बात सुन रहे थे। क्या पूछा था मैंने? नहीं नहीं, गुजराती में बोल दो, उसको आती है, वो ट्रांसलेट कर देगा। क्या क्या पूछा था मैंने? नहीं, आप क्या आगे कुछ बोल रहे हैं? मुझे ही सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, आप क्या? नहीं नहीं, मैंने पूछा क्या था, मैं ये पूछ रहा हूँ। ऑब्वियसली तुम्हारे जीवन के बारे में पूछूंगा नहीं मैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था मैंने? कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम? पुली है चैप्टर का नाम? क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम क्या है? तुमको चैप्टर कौन सा चल रहा है इसका नाम नहीं पता? सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है? अच्छा। अन्वेषा मैम तुम्हारी मेंटर है, उन्होंने तुम्हें मोटिवेट किया ऑफलाइन हो, और क्या बोला, चमत्कार हो जाएगा? तो क्या बोला? ऑफलाइन आके टाइम पास करो, तो क्लास का टाइम खराब करो। कोई बोले जब आदमी सॉल्व नहीं कर रहा, मेरी बात सुनो ना यार, मैं नॉर्मल बात बताता हूँ। जब आदमी का ध्यान नहीं, बहस मत करो, मैं बोल रहा हूँ। लंबे जाओगे बेटा, मैं अपनी क्लास में बैठने मना कर दूंगा, किसी और की क्लास में बैठना फिर जाके। क्यों, किसको नींद नहीं आएगी? जब आपको बोर्ड पे चल रहा है उसमें इंटरेस्ट नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें इंटरेस्ट नहीं, लगातार मेरी आवाज आ रही हो, कोई भी सो जाएगा, मैं भी सो जाऊंगा अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं होगा सामने वाले की बात में। सही, तुम्हारी स्थिति तो है नहीं, है ना? मैं तुमसे क्या कहा था, हेड डाउन करने भी तो कहा था। बैठ जाओ तुम यार, अजीब आदमी है। बैठ। क्या करोगे, क्या क्या सोचा है तुमने, आगे क्या करोगे? बिजनेस वगैरह है क्या? बिजनेस करना है? बिजनेस करना होगा। सबके ऐसे ही सपने होते हैं भाई, जो कुछ नहीं कर रहे होते ना उनको लगता है भाई मैं दुनिया बदल दूंगा, स्टार्टअप करूंगा, एंटरप्रेन्योर बनूंगा। 150 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश की, अच्छे खासे टैलेंटेड लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे फालतू में जो अपने जीवन बिता रहे हैं, मुंह उठा के कहीं भी चल रहे हैं, उनको कुछ नहीं होता। सेव करो पैसा अभी से।
मैंने पूछा था दोनों का अल्फा सेम होगा अलग अलग होगा। आपको एक बॉटल दिख रही है, तो बॉटल अगर घूमेगी तो एक्सिस के अबाउट अल्फा तो सेम ही रहेगा ना। तो आपको ये भी समझ आ रहा हो कि एक तरह से अगर घूमेगी बॉटल तो एक पत्थर नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो कैसे लपेटा होगा? अरे समझ आ रहा है? तो अल्फा तो जो है वो दोनों के लिए क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है ना। पर क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा? एक बात है कि ये हिंज है, अगर एक बात बताओ ये हिंज है, इसके अबाउट आपको अल्फा मिल गया, ये एक रॉड है, अल्फा मिल गया। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, ये सबका सेम होता है। किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। तो यहाँ क्या दोनों की डिस्टेंस सेम है क्या? आप देख सकते हो पहली रस्सी जो लपेटी गई है वो r डिस्टेंस पे लपेटी गई है, तो इसका एक्सेलरेशन अगर नीचे माना जाए तो क्या होना चाहिए? r अल्फा होना चाहिए कि नहीं? और ये लपेटी गई है 3r डिस्टेंस पे, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? अब हम क्या लिखेंगे? इसमें मान लेता हूं मैं t1, इसमें मान लेता हूं मैं t2, इसमें आ गया मान लो mg, इसमें आ गया 4mg। क्या लिखोगे इसके लिए? इसके लिए आ जाएगा 4mg माइनस t1 इज इक्वल टू 4m इंटू इसका एक्सेलरेशन r अल्फा। कोई दिक्कत? इसके लिए क्या लिखोगे? t2 माइनस mg इज इक्वल टू m 3r अल्फा। कोई दिक्कत? इसके लिए लिखेंगे टॉर्क। सही से टॉर्क बताओ यार, क्या आएगा टॉर्क? बोलो ना यार, कोई तो बोलो, पूरा बैच कैसे खत्म हो सकता है? किसका बड़ा मानना है? t1 का बड़ा मानना है। t1 की डिस्टेंस कितनी है? r, तो t1 इंटू आर माइनस t2 इंटू सेंटर से डिस्टेंस इज इक्वल टू आई। यहां मैं दे देता हूं आपको, ईच सिलेंडर का मास m है। तो m r स्क्वायर प्लस m 3r का स्क्वायर इंटू अल्फा। समझ आया क्या? क्या अननोन है? t1 t2 और अल्फा। निकल जाएगा। तो दोनों को ऐड करो, इसमें ऐड करो, कट जाएगा सब कुछ, है ना? नहीं इसमें नहीं कटेगा, 3r आ रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, t1 की वैल्यू उठा के इसमें रखनी पड़ेगी, सब सॉल्व होगा। ठीक है, घर पे सॉल्व कर लेना, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, सॉल्व तो होने ही है। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? वो गलत, वो अपनी मर्जी है, तुम ये टेंशन ले रहे हो क्या तब से? अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा आंसर नेगेटिव आ जाएगा बस। ऊपर चलने लगे तो ए को कौन रोक रहा था चलने से? ये तो मैं, आप खुद को ऐसे ही पूछो ना, आपको लगा सब रोका रहेगा, तो सोच के तो देखो, बी जाना कहाँ चाहता है? नीचे। तो उससे रस्सी रोक सकती है, वो रस्सी ए को कहाँ खींच रही है? ऐसे। तो उसे रोकेगा कौन? कोई है पीछे रोकने के लिए? तो फिर वो चलेगा। अगर कोई होता तो रुक भी सकता। क्वेश्चन में जब कभी एक्सीलरेशन पूछा जाए तो ना चल ही रहा होगा, ये मान लिया करो। अगर नहीं चल रहे होते तो ए जीरो आ जाता, अगर उल्टे चल रहे होते तो ए नेगेटिव आ जाता। आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ मैंने माना कि 4 kg नीचे जाएगा, 2 kg ऊपर जाएगा। आप चाहते तो उल्टा मान लेते, 2 kg नीचे जाएगा, 4 kg ऊपर जाएगा। आपका आंसर जो आता निकाल के ए आ जाता आपका -2g/7। समझ आ रहा है? आप सॉल्व करते -2g/7, माइनस बताता कि आपका अजम्पशन उल्टा है। तो इसमें टेंशन लेने की बात ही नहीं, आप कहीं भी अज्यूम करो और उसके साथ चला दो। समझ आया? आगे लिख लो रेडियस ऑफ गायरेशन। ये बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, अभी आपको पता लग जाएगा। देखो, तो रेडियस ऑफ गायरेशन का यूज जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद रखने में आता है। अब क्योंकि आपने कई सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद किए हैं, है कि नहीं? बताओ भाई, हॉलो कौन का?
3/10 m²। बताओ सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड सिलेंडर, ट्रायंगुलर प्लेट, एच के अबाउट रॉड का, स्क्वायर के किसी भी एक्सिस का जो उसके सेंटर से पास कर रहा है और उसके प्लेन में 12। तो हमको तो ये सब याद है, पर अब क्या होगा कि मान लो ऐसी कोई रैंडम ऑब्जेक्ट आती है और आपसे बोला जाए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हम नहीं बता पाएंगे, है कि नहीं। अब तुमने ये देखा होगा, कभी कार वगैरह खरीदी है अगर, तो उसके ब्रोशर में टॉर्क वगैरह दिया रहता है। तो जब इंजीनियर आप बन जाओगे और इंजीनियरिंग कर रहे होगे अगर, तो मशीन वगैरह के पार्ट्स जो आते हैं, है ना, उन पे कितना टॉर्क लगाने से कितना एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें आई पता होना चाहिए, तभी तो हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा पाएंगे। और ऐसे इररेगुलर शेप का आई लोगों को याद नहीं होता, तो उसके साथ जो पार्ट आप खरीदते हो उसके साथ रेडियस ऑफ गायरेशन दिया जाता है, तो उससे क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जा सकता है। होता क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन, इसका मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है एम मास की, जिसका इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैं सेम मास की एक रिंग इमेजिन करूं, सेम मास की एक रिंग इमेजिन करूं, तो उसका मैं कितना रेडियस रखूं, समझ आ रहा है, ताकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आए। उस रेडियस को कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि दुनिया में सबसे इजी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, रिंग का। आपको पता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अगर रेडियस है, एम अगर मास है, तो क्या होगा। तो अगर आपको मैं रेडियस ऑफ गायरेशन बता दूं के, तो क्या आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो, एम के स्क्वायर। तो इंजीनियर क्या याद रखते हैं, सिर्फ एम के स्क्वायर। उनकी मशीन के पार्ट के ऊपर लिखा होता है के की वैल्यू, वो पुट करते हैं उनको आई मिल जाता है, समझ आएगा नहीं। तो ये एक्चुअली तो एक प्रैक्टिकल चीज है, लेकिन क्वेश्चन में कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो रेडियस ऑफ गायरेशन दे देते हैं, तो इससे कुछ भयंकर हो गया, जबकि हुआ कुछ नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देने का एक तरीका है, समझ आया कि नहीं। बस नहीं बेटा, सिर्फ रिंग। बोलो और कोई डाउट। फिर से बोलूंगा मैं, अगर आपके पास कोई रैंडम ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसका किसी एक्सिस के ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है, तो उसी मास की रिंग अगर मैं बनाऊं तो उसकी कितनी रेडियस रखनी चाहिए ताकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाए। हाँ, दोनों का आई इक्वल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपसे कोई कह दे फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ हॉलो स्फीयर। मतलब समझ आया। तो आपको पता है हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो इसी मास की अगर एक रिंग बनाते तो उसकी क्या रेडियस रखी जाए ताकि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए, ये आपको क्या मिल जाता है। अरे समझ आ रहा है। अब बताओ कैसा टॉपिक है सिद्धि, टॉपिक है भी क्या ये, इंफॉर्मेशन है बस, है ना। हम्म
बोलो भाई फटाफट। समझ आ रहा है? चाहते तो यहाँ से ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, मॉर्निंग बैच में मैंने लिखा है तो यहाँ भी लिखा देता हूँ। अंडर रूट आई बाई एम, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आई को एम से डिवाइड कर दो बस, तो इसके लिए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2/5 एम आर स्क्वायर बाय एम। इसके लिए समझ आ गया? इसके लिए कोई दिक्कत? सिंपल है। ध्यान से करो बेटा। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? बेटा कैलकुलेशन गलत है, कैलकुलेशन गलत है। सही है। बस 1-0 रह गया। नहीं नहीं मेरी तो और क्या है, 1000 आई क्या हो जाता है एम के स्क्वायर इंटू अल्फा, तो अल्फा क्या आ गया 1000 अपॉन मास है 5 kg, 1/√2 का स्क्वायर, यानी क्या आ गया आपके पास 400 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या सबको? सिंपल है। तो अभी तक हमने ये देखा कि बेसिकली पुली के साथ क्या होता है, अगर पुली घूमने लग जाए तो ऐसे सोच के देखो कि जो भी एनर्जी होती होगी, अगर पुली घूम रही है तो उसके पास एनर्जी भी होगी। तो वही पढ़ना है जो कि है काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। तो 3 प्रकार के मोशन होते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। पहला होता है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। पढ़ा है क्या आपने? हाँ पढ़ा, शुरुआत से यही पढ़ा था, है कि नहीं? देखते हैं कौन बता पाएगा। अगर आपके पास एम मास की ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड है v, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, या क्या इसे लिख सकते हैं p²/2m। p यहाँ पे क्या है, कौन सा? लीनियर। लीनियर। क्वेश्चन कराने की जरूरत है? लिखते चलो।
कैसे होता है प्योर ट्रांसलेशन, वैसे ही होता है प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन का मतलब क्या हुआ भाई? कोई एक पॉइंट हमेशा क्या रहना चाहिए, फिक्स, जिसके अबाउट पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, गोल घूम रही है। मान लेते हैं ओमेगा से। ध्यान से देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं डीएम मास का, जिसकी डिस्टेंस इस हिंज से है एक्स, तो इसके पास लीनियर वेलोसिटी होगी क्या? अरे यार याद आ रहा है, सर्कुलर मोशन में कोई ओमेगा से घूम रहा है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस इनटू ओमेगा। तो इसकी छोटी सी काइनेटिक एनर्जी अगर आप लिखते तो आप क्या लिख सकते थे, हाफ डीएम, आर ले लेता हूँ, स्मॉल आर डिस्टेंस ले लें, डीएम इंटू आर ओमेगा का होल स्क्वायर। इसी को इंटीग्रेट करके टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी रोटेशन की, तो वो क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन हाफ बाहर आ गया, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम। आर स्क्वायर डीएम क्या होता है, याद है कि नहीं है? तो यहां से आपको फॉर्मूला क्या मिला, हाफ आई अबाउट एक्सिस इंटू ओमेगा अबाउट एक्सिस का होल। तो प्योर रोटेशन के लिए मास रिप्लेस हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और वेलोसिटी रिप्लेस हो जाती है एंगुलर वेलोसिटी से, और आप प्योर रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। आई होना चाहिए उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट घूम रही है। क्लियर है? क्या हो गया, प्योर रोटेशनल। हाँ, क्लियर है? तो तीसरा टाइप जिसको हम सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, यानी कि सीटीआरएम। तो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि चल भी रही है और घूम भी रही है, मान लो ये रिजिड बॉडी मैंने एक ले ली, इसका ये है सेंटर ऑफ मास, और ये मान लो कि चलती है किसी वी सेंटर ऑफ मास से, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरी ऑब्जेक्ट घूम भी रही है ओमेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास से। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी सीटीआरएम की, क्या मैं उसे लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की। समझ आ रहा है कि नहीं? सभी के ट्रांसलेशनल मोशन को कौन रिप्रेजेंट कर सकता है, सेंटर ऑफ मास। यानी सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी लिख दें तो क्या होगा, ट्रांसलेशन की टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अरे बोलो ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सीटीआरएम, ये हो जाएगी हाफ एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर प्लस अबाउट सेंटर ऑफ मास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले हैं, अगर आप इनको याद रख लेते हो और ये पहचान लेते हो कि कौन सा मोशन हो रहा है तो दिक्कत नहीं है। अब तो सिर्फ ये पहचानना है प्योर ट्रांसलेशन है, प्योर रोटेशन है, या सीटीआर है। कितना तो पहचान पाओगे, है ना?
कैसा लग रहा है? एकदम रिपीट, एकदम सेम, कुछ डिफरेंस लग रहा है? 16 बच्चे आंसर दे रहे थे, है ना? एनर्जी में अंतर पता लगता है, बैच की एनर्जी में अंतर पता लगता है, बहुत है ना? देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा था, तुम बोलोगे भी तो सच नहीं है वो, समझ रहे हो? चिल्लाना नहीं, पर आंसर देना तो जरूरी है ना। हाँ, आंसर भी कहाँ दे पा रहे हो? चलो, क्या पता, ध्यान देना होता है, मेहनत तो अभी हुई कहाँ है। चलो आगे लिखो, वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशन। क्या चल रहा है? बताओ क्या थी वर्क एनर्जी थ्योरम? कौन सी काइनेटिक एनर्जी? क्या नाम है तुम्हारा? दर्प? दर्प नाम है? आज तो छा गए तुम यार एकदम। बिल्कुल सही बोले। अरे भाई ऑब्वियस है, वहां पे घूमती नहीं थी चीजें, जैसे ट्रांसलेशन होता तो हमने वही लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल, और टोटल का मतलब होता है रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, सब लेना होता है इसमें आपको। समझ आया? तो वर्क डन आपने एक फोर्स की वजह से निकालना तो सीखा है, पर क्या हम वर्क डन एक टॉर्क की वजह से भी निकाल सकते हैं? वो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। तो पहले ये लिख लो, वर्क डन ड्यू टू टॉर्क। तो मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है। अगर आप इस पॉइंट पर फोर्स लगाते हो एफ, तो बताओ क्या वर्क डन होगा? बोलो। परपेंडिकुलर का कुछ नहीं है इसमें। वर्क डन हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? क्या ऑब्जेक्ट चलेगी? हील लगी हुई है, घूमेगी तो भी वर्क होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहां आपने फोर्स लगाया है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है, तो वर्क डन भी क्या है? हो ही रहा होगा। समझ आई बात? तो वर्क डन को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? ड्यू टू टॉर्क, बोलो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। अरे याद है कि नहीं? एफ डॉट डी एस लिखते थे आप लोग वेक्टर, तो यहाँ पे फोर्स रिप्लेस हो जाएगा किससे? टॉर्क से, और डी थीटा हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर कांस्टेंट टॉर्क क्या लिख सकते हैं? फॉर कांस्टेंट टॉर्क क्या मैं एवरेज वर्क डिफाइन कर सकता हूँ? यही तो ओवरऑल वर्क है, सीधे वर्क डिफाइन कर सकता हूँ। वो क्या आ जाएगा? टाउ डॉट डेल्टा थीटा। टॉर्क अगर कांस्टेंट होता तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया होता, और सीधे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अरे समझ रहे हो? सिमिलरली अगर आपसे पावर बोला जाए, पावर डिलीवर्ड, तो क्या आप पावर बता सकते हो? हम्म
वर्क अपॉन टाइम। तो पावर जो हो जाएगी उसे क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, टाउ डॉट ओमेगा। नहीं समझ आया? एफ डॉट वी फॉर्मूला याद है? तो फोर्स रिप्लेस होगा किससे, टॉर्क से, वेलोसिटी रिप्लेस होगी किससे, एंगुलर वेलोसिटी से। कोई दिक्कत तो नहीं है? याद रखना किसी भी फोर्स का जब आप वर्क डन लिख रहे हो तो या तो टॉर्क वाले मेथड से लिखोगे या फोर्स वाले मेथड से लिखोगे, दोनों से नहीं लिखना होता है ना, किसी एक से ही लिखना होता है। चलो एक एग्जांपल करके बताता हूँ। मान लो कि ये रॉड है और ऐसे इसको हॉरिजॉन्टल में रखा गया था, मास एम है, लेंथ एल है। तो फाइंड द एंगुलर स्पीड of rod when it becomes vertical। देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना वर्क एनर्जी थ्योरम रोटेशन में, इससे पक्का सवाल आने ही आना है 100%। कहीं ना कहीं तो यूज होगा ही होगा, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। आपसे क्या पूछा गया है, ओमेगा बताओ जब रॉड कैसे हो जाती है, वर्टिकल। कोई हिंट मिला है हमें क्या करना होगा क्वेश्चन में इसका? स्पीड पूछिए, स्पीड पूछते ही आपके दिमाग में क्या आ जाता है, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या मोमेंटम कंजर्व हो सकता है? नहीं। तो क्या बचा, वर्क एनर्जी थ्योरम। रॉड जब वर्टिकल हो जाएगी तब कैसी दिखेगी, कुछ इस तरह से। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान किसने वर्क किया होगा, ग्रेविटी ने। देखा है ना, रॉड को ऐसे छोड़ते हैं नीचे आके ओमेगा आ जाता है कि नहीं। तो क्या लिखूंगा मैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी की होनी चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपका स्किल जहाँ यूज होगा वो ये है कि आपको बच्चे को बताना है किस तरह की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है, ट्रांसलेशन, रोटेशन या सीटीआर है। इस रॉड का क्या हो रहा है, प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन या सीटीआर है, क्योंकि कील तो कहीं जा नहीं रही, वो पॉइंट तो फिक्स है। तो बस अब आप क्या लिख सकते हो, ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ है, सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया, ग्रेविटी को तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। तो ग्रेविटी का वर्क क्या हुआ, एम जी इज इक्वल टू हाफ आई अबाउट एच इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √3g/L। कोई दिक्कत? अरे बोलो। अच्छा इस समय अगर आपसे पूछ लेता सेंटर ऑफ मास की स्पीड, जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी स्पीड कितनी है ये भी पूछ लेता तो उतनी क्या होता है, एंगुलर स्पीड निकाली है तुमने, मैं लीनियर स्पीड पूछ रहा हूँ सेंटर ऑफ मास की। बहुत बढ़िया बेटा, बोला करो, बोलोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या होगा, ओमेगा इंटू एल बाई टू, ओमेगा इंटू डिस्टेंस स्पीड हो गई, क्या मिल गया हमें यहाँ से, हाफ इंटू √3g। कोई दिक्कत, डिस्टेंस इंटू, कर लो कॉपी।
चलिए कॉपी। अगले क्वेश्चन में एक डिस्क है हमारे पास और उसको चेंज कर दिया गया है। और हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज कर रहे हैं। जब ये 37 डिग्री से रोटेट हो जाएगी उस समय इसका ओमेगा कितना होगा आपको ये बताना है। बोल रहे हैं। हम्म वही करना है जो सुबह किया। तो देख के तुम सवाल पूछ रहे हो वही करना है। कैसी बातें कर रहे हो यार। 10th में क्या परसेंटेज थे? सारे कितने परसेंटेज थे 10th में? सच बोल रहे हो? क्या क्या करूंगा देख के? बहुत अच्छे थोड़ी हैं। तुम्हारे कितने थे भाई? कोचिंग में एडमिशन खुद लिया था या पेरेंट्स ने बोला था? खुद? तुमने बोला तुमको आईआईटी करने का है? हाँ, बोला आकाश जाना है बस। पता नहीं था क्या करने जा रहे हैं। तुम्हें पता है ना ये आईआईटी जेई की कोचिंग है। हम्म? बाद में पता चला पहले से पता था? हम्म। बेटा मैंने बना दिया कैसे घूमेगी। सबको यही करना तो ऑब्वियस था बड़े। रिंग नीचे घूमेगी तो ऐसे ही घूमेगी। समझ आ रहा है? तो 37 डिग्री जब हो जाए तब आपको बताना था। रिंग रोटेट करेगी 37 डिग्री से तो ऐसी तो सिचुएशन आएगी। अब मैं क्या लिखूंगा आगे घूमेगा? देख लेते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी ये होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी ने वर्क कितना किया होगा? mg r यही तो नीचे आया है। हमें तो y में कितना चला उसी से मतलब है कितना होगा r sin 37 इज इक्वल टू हाफ आई क्या लिखेंगे mr² by 2 बस। बेटा एक्सिस क्या वर्ड लिखना पड़ेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर क्या था। बस ऐसे थोड़ी चलेगा जीवन। बस वही आई लिखते रहोगे जो एक बार रट लिया। ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि अगली क्लास में जब आप आओ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम रटे हुए होने चाहिए। तो ये जल्दी जल्दी हो पाएंगे। इस पर काफी क्वेश्चन करेंगे हम। काफी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और एक बहुत अच्छा एडवांस का क्वेश्चन बनता है जिसपे पैराग्राफ टाइप भी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है। तो एक बार पढ़ के जरूर आना नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू।
भाई तुम तो यही हो।